A very warm welcome, all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Welcome to the Academy of Social Work YouTube channel. In this video, we will attempt 75 questions, means to say part B of this question paper, and we will understand the pattern of the examination and the pattern of the questions. So let's start with the first question. The first question is, what is Anuloma marriage? As you know that I have covered the marriage in my video. If you have watched this video, you will easily attempt this question very easily. So let's understand what is Anuloma marriage. According to the option A says that high caste man marrying a lower caste woman, that is Anuloma. Second option B कहते हैं हायर कास्ट वुमन मैरिंग लोअर कास्ट मैन. ऑप्शन सी कहता है लोअर कास्ट मैन मैरिंग हायर कास्ट वुमन. और ऑप्शन डी कहता है लोअर कास्ट वुमन मैरिंग हर हायर कास्ट मैन. तो ये इसमें ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका सही आंसर अनुलोमा मैरिज. मैंने टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके नीचे जा करके सेकंड यूनिट जो सेकंड टॉपिक है फैमिली के बाद मैरिज, उसमें आप इसको अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हैं. ठीक है. बाकी इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा ए. ठीक है. हायर कास्ट मैन मैरिंग अ लोअर कास्ट वुमन, दैट कॉल्ड अनुलोमा मैरिज. ओके. नेक्स्ट question is, which of the following approaches is most effective in addressing social inequality caused by caste system yielding tangible results, है ना. तो हम इसमें जानेंगे कौन कौन सी मोस्ट इफेक्टिव अप्रोचेज हैं, कौन सी इसमें इफेक्टिव अप्रोच है जो एड्रेस करती है किसको, सोशल इनइक्वालिटी को, सामाजिक इनइक्वालिटी मतलब कि गैर बराबरी, कोज्ड बाय कास्ट सिस्टम, जो कि कास्ट सिस्टम के द्वारा बनाई गई है. ठीक है. पहला ऑप्शन है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ऑप्शन बी अफर्मेटिव एक्शन. ऑप्शन सी डेवलपमेंट पॉलिसीज. ऑप्शन डी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ओके. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू रेफर्स टू आइडियल्स. ऑप्शन ए आइडियल्स. ऑप्शन बी प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ बिहेवियर. ऑप्शन सी सोशल प्रेफरेंसेस. ऑप्शन डी सोशल एक्सपेक्टेशंस. तो आंसर क्या होगा इसका, अगर आपने वैल्यू वाला वीडियो मेरा देखा है तो आप इसका आंसर जो है इजीली कर पाएंगे. फिर भी मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ. इसका आंसर होगा हमारा सोशल प्रेफरेंसेस. उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूज. वैल्यूज रेफर टू सोशल प्रेफरेंसेस. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. इट सेज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग विच इज मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेजन एंड सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड. देखो अगर आपने कम्युनिटी और सोसाइटी को पढ़ा है ना मेरी वीडियोज़ को, तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस क्वेश्चन, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओके. तो क्वेश्चन 9 पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि एक एरिया जहाँ पे सोशल लिविंग है जो कि मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेजन, आपस में भाईचारा है, सोशल सामाजिक सौहार्द है और सिमिलैरिटीज़ है, उसको क्या बोलते हैं, सोशल ग्रुप बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं या एसोसिएशन बोलते हैं. आप इसका आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी. अगर नहीं तो मैं इसका आंसर देता हूँ. इसका आंसर होगा हमारा सी. उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप कौन सा इसमें नहीं है. ऑप्शन ए स्काउट्स. ऑप्शन बी ए पीयर ग्रुप. ऑप्शन सी ए क्लास ऑफ स्टूडेंट. ऑप्शन डी फैमिली. तो फैमिली तो हमें पता है, देखो प्राइमरी ग्रुप होता है ना. तो नॉट पूछा है उन्होंने, तो फैमिली नहीं है, पीयर ग्रुप नहीं है, क्लास ऑफ स्टूडेंट नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा, ए. स्काउट्स क्या है, नॉट अ प्राइमरी ग्रुप. ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है. जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रुप में एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है. प्राइमरी ग्रुप होता है जहाँ पर हमारे लोकल सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, जहाँ पर हम बाई नेचुरली और बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं. लेकिन सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जिसको हम खुद से सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. एक होता है रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप वो होता है जो हमारे लिए आइडल होता है. किसी के लिए कोई भी हो सकता है. कोई फॉर एग्जाम्पल किसी की लिए पॉलिटिशियंस आइडल हो सकते हैं उनका ग्रुप, किसी के लिए बॉलीवुड के स्टार्स आइडल ग्रुप हो सकता है, आइडल ग्रुप हो सकता है, और किसी के लिए साइंटिस्ट हो सकते हैं, किसी के लिए इंजीनियर हो सकते हैं. तो वो अलग अलग वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ठीक है. वो कौन सा ग्रुप कहलाता है, वो कहलाता है रेफरेंस ग्रुप. तो इसमें हमसे पूछा कौन सा प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल, प्राइमरी ग्रुप कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर है ए स्काउट्स. ओके. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द सोशल पोजिशन ऑफ कास्ट जेंडर एंड एथनिक ग्रुप्स आर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड. इज इट ट्रू. ऑप्शन ए कहता है. चलो ऑप्शन बी क्या कहता है, कास्ट बायोलॉजिकली, कास्ट देखो बायोलॉजिकली, बट जेंडर एंड एथनिक ग्रुप्स आर इकोनॉमिकली डिटरमाइंड. क्या ये सही है. ऑप्शन सी के देखते हैं क्या कहता है, जेंडर इज बायोलॉजिकल वाइल द एथनिक एंड कास्ट ग्रुप आर कल्चरली डिटरमाइंड. क्या ये सही है. ऑप्शन डी कहता है कास्ट जेंडर एंड एथनिक ग्रुप्स आर कल्चरली डिटरमाइंड. अब इसमें देखो सोशली पोजीशन ऑफ कास्ट जेंडर एंड एथनिक ग्रुप्स आर कल्चरली डिटरमाइंड है या फिर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है. देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ आपको कि कास्ट जो है ये सोशल पोजीशन है. देखो कास्ट
ये कास्ट क्या है, बायोलॉजिकल नहीं है, ये क्या है, सोशल फिनोमिना है, सोशल फिनोमिना है, यानी कि कल्चरल फिनोमिना है, यानी कल्चर का पार्ट है। ठीक है। जेंडर देखो दो टर्म है, एक तो है सेक्स और दूसरा है हमारा जेंडर। ये तो है बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल है, लेकिन जेंडर क्या है, ये सोसाइटी ने बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है। जो कहते हैं जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी सोसाइटी के द्वारा बनाया गया एक कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्ट है जो कि सोसाइटी ने द्वारा बनाया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लेडी फीमेल जो है कम प्रोडक्टिव हैं या फिर उनके वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ऐसा हमें सोसाइटी में बनाया गया है। बचपन से लेकर अब तक भी सब चीज़ें, जैसे हमारी खेलने का तरीका, हमारा ड्रेसअप का तरीका, हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन का तरीका, वो सब भी क्या है, सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि मेल हो तो इस पोजीशन में ऐसे एक्सप्रेस करो, फीमेल हो तो इस पोजीशन में ऐसे एक्सप्रेस करो। फीमेल को क्या है, ये सब क्या करा गया है, जेंडर कंस्ट्रक्शन बनाया गया। तो ये क्या है, कल्चरली डिटरमाइन है, ना कि बायोलॉजिकल डिटरमाइन है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी, यानी कास्ट, जेंडर और एथनिक ग्रुप। ऑफ कोर्स एथनिक ग्रुप भी क्या है, कल्चरली डिटरमाइंड है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा डी। ओके। आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सोशल प्रोसेस विच आर लिंक्ड टू द चेंज फॉर सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, उस सोशल स्ट्रक्चर को जो लिंक करता है किससे, चेंज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने के। ठीक है, लिंक करता है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके ऑप्शन हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी संस्कृताइजेशन, डी मॉडर्नाइजेशन, सी मॉडर्नाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन, ई इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, या एफ इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। और उसके बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ गए। ठीक है, आपके सामने एफ तक के ऑप्शन आ गए हैं। अब आपको देखना है क्या, आपको देखना है इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, लिंक है, किससे लिंक है, सोशल स्ट्रक्चर से लिंक्ड है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका ए बी डी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, या ऑप्शन सी आपसे कहता है, एक सेकंड थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है डी ई एफ, और ऑप्शन डी कहता है ए सी डी ई। ठीक है। अब देख लेते हैं हम ए सी डी का ऑप्शन क्या क्या है। तो ए सी डी में ऑप्शन जो है हमारे वो ये है कि ए सी डी और ई, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। ये सब क्या है, ये लिंक किससे है, ये लिंक्ड है सोशल स्ट्रक्चर से। ठीक है। और ये तो चलो हम इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर हमारा डी होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। हमारा 32 का जो क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर जो होगा, वेट अ मिनट, एक बार मुझे दोबारा से चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 32 में बी संस्कृताइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड संस्कृताइजेशन, ए सी और डी, ए सी डी, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, ए सी डी, क्योंकि इसमें ए सी डी में कौन कौन से ऑप्शन है, ए सी डी, ए सी और डी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है, तीन बड़े सोशल स्ट्रक्चर हैं। जैसे को इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है आपका यूनिट 2 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद सोसाइटी में एक बड़े लेवल पर चेंज आया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेंज आया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद क्या क्या हुआ है, एक तो हमारी जॉइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर बनने लगी। ठीक है। उसके बाद रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होने लगा। ठीक है। उसके बाद पर कैपिटा भी इनकम बढ़ी। सोशल जो इंस्टीट्यूशंस थे हमारे माइग्रेशन की वजह से वो भी हमारे कमज़ोर होने लगे हैं। जैसे कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था या फिर हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था, तो वो सब कम हो गया है, क्योंकि अब लोगों ने क्या किया है, अब हम मतलब ग्रुप में ना रहकर हम इंडिविजुअल रहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर शहर में, अर्बन में। तो इन सब के आने के वजह से भी सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आया है। मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने से भी सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आया है, और ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद भी सोसाइटी के अंदर बड़े लेवल पर सोशल स्ट्रक्चर्स में चेंज आया है और उससे लिंक्ड है। सो आइडेंटिफाई द सोशल प्रोसेस के लिए जो लिंक करती है चेंज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो ये तीन मेजर चीज़ें, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैंडेटरी टेस्टिंग फॉर HIV एड्स कैन बी डन व्हेन। अब पूछा है कि जो मैंडेटरी टेस्टिंग है HIV एड्स की वो कब हो सकती है, कब ये मैंडेटरी हो जाती है। ऑप्शन ए क्या कहता है आपका, ऑप्शन ए कहता है गवर्नमेंट वांट्स इट, जब गवर्नमेंट चाहे। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है आपका, ऑप्शन सी कहता है व्हेन गवर्नमेंट वन वांट्स टू नो अबाउट HIV
पेशेंट इन द पॉपुलेशन, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी रेगुलर मेडिकल चेकअप्स आर हेल्ड, ऑप्शन डी ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन। अब ये मैंडेटरी कब है? अगर आपने ब्लड डोनेट किया होगा कभी तो आपको याद होगा कि आपसे जब ब्लड डोनेशन से पहले आपका चेक होता है, HIV चेक होता है आपका, क्योंकि उससे ये कंफर्म करते हैं अगर सपोज अगर किसी को HIV पॉजिटिव हुआ और उसने ब्लड डोनेट कर दिया तो जिसको वो ब्लड जाएगा ना उसको भी क्या होगा, उसको भी HIV होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, कि जब मैंडेटरी हो जाता है टेस्ट करना HIV एड्स, जब क्या होता है, जब आप जो है ब्लड को डोनेट करते हो। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर उसका डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो इन हिज ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड शोड दैट। जैसे अगर आपने मेरे वीडियो देखी होगी मैस्लो की नीड हायरार्की, तो उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अब इसके अंदर क्या, अब हम देखते हैं कि मैस्लो की नीड हायरार्की से क्या क्वेश्चन बना है, किस तरीके से क्वेश्चन बना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन हिज ट्रायंगल ऑफ ह्यूमन नीड्स शोड दैट, वो क्या शो करती है, वो शो करती है कि चैलेंजिंग न्यू टास्क इज द बेसिक ह्यूमन नीड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है मनी ऑलवेज मोटिवेट्स वर्कर, ओके। ऑप्शन सी कहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ लोअर ऑर्डर ह्यूमन नीड, ओके। ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी कहता है कि वर्कर्स विल नॉट गिव दैम बेस्ट अनलेस दे हैव गुड सोशल इवेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। देखो अब इसमें अगर आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे जो वीडियो है आपने देखा होगा, तो आप इसमें एलिमिनेट बहुत इजीली से कर पाएंगे, क्योंकि वो वर्कर्स की मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की। तो ह्यूमन बिहेवियर सभी पे अप्लाई होता है, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर वर्कर की बात हो रही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चैलेंजिंग न्यू टास्क इज द बेसिक ह्यूमन नीड, नहीं ये उसमें नहीं बोला है उन्होंने सिर्फ ये बताया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी लोअर ऑर्डर इज अ लोअर ऑर्डर ह्यूमन नीड। जब आप उसकी हायरार्की को देखोगे तो उसमें फिजियोलॉजिकल नीड आती हैं, तो उसी के अंदर ये सब चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा सी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज अ लोअर ऑर्डर ह्यूमन नीड, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 बात करता है असर्शन और रीजन के बारे में। असर्शन और रीजन में पहला ऑप्शन है आपका ड्रग एब्यूज़ हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज, ठीक है। ड्रग एब्यूज़ ये क्या है, इंक्रीज हुआ है, ओके। असर्शन है ये हमारा, हमने मान लिया। चलो अब देखते हैं कारण क्या है उसके बढ़ने का। पहला, द कंट्रोल ऑफ फैमिली एंड द इंटरजेनरेशनल कम्युनिकेशन इज डिक्लाइन, क्योंकि फैमिली का कंट्रोल और इंटरजेनरेशनल यानी कि बुजुर्ग लोग और फिर जो नई जो जनरेशन आ रही है उन सब का इन सब की जो बात है कम्युनिकेशन है उनमें डिक्लाइन आना। इसके वजह से क्या हुआ, फैमिली का कंट्रोल में डिक्लाइन होना और इंटरजेनरेशनल कम्युनिकेशन में डिक्लाइन आने की वजह से क्या हुआ है, ड्रग एब्यूज़ बढ़ा है, ठीक है। ये रीज़न दिया उसके पीछे। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो ए ऑप्शन ए कहता है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन सी कहता है बोथ आर ट्रू, मतलब बोथ ए आर नॉट ट्रू, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन सी कहता है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन, ओके ए की। बट डी क्या कहता है, डी कहता है कि ए इज़ ट्रू, ठीक है, ए इज़ ट्रू यानी कि ड्रग्स अब्यूज़ बढ़ा है, बिल्कुल मानने की बात है, ए इज़ ट्रू एंड द रीज़न आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो रीज़न दिया है कि कंट्रोल ऑफ फैमिली और जो डिक्लाइन हुआ है किसमें, इंटरजनरेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि आप कितना सीनियर सिटीजन से बात करते हैं, आप फिर कितना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो आप उनसे कितना सीखते हैं, वो सब चीज़ों में कमी आई है। उसके और भी रीज़न है। एक तो पहला ये कि माइग्रेशन भी हुआ है, जैसे कि हम अगर जॉइंट फैमिली की जैसे हम बात करें तो जॉइंट फैमिली में पहले रहते थे तो काफ़ी हम लोग टाइम स्पेंड कर पाते थे अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। बट अभी माइग्रेशन की वजह से हम उनसे डिस्टेंस हो गया। फिर प्लस में टेक्नोलॉजी के आने की वजह से भी हमारा जो है उनसे कम्युनिकेशन गैप बढ़ा है। बेशक हम कम्युनिकेशन के मीन्स हमारे पास बहुत फास्ट हैं, स्मूथ हैं, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है बढ़ा है, जिसकी वजह से हम तक चीज़ें वो ट्रांसफर नहीं हो पा रही हैं। तो जिससे इंटरजनरेशनल क्या हो रहा है, इंटरजनरेशनल कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये भी इसका एक रीज़न है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, यानी आर इज ट्रू, ए इज ट्रू और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, डी। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 36 की। ये बात करता है किसकी, द मेथड बाय विच द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन ए जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑप्शन बी इज जॉब स्पेसिफिकेशन, या ऑप्शन सी थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। ऑप्शन बी जॉब इवैल्यूएशन और ऑप्शन डी जॉब एनालिसिस।
तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, जॉब एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन द ऑर्डर इन विच दे वर इनेक्टेड, यूज द कोड गिवन बिलो। अब उन्होंने पूछा है कि कोड कब कब आए हैं, ठीक है, इनको क्रोनोलॉजी वे में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल में उसमें लगाना है, ठीक है। तो अब इसमें आपको, अगर आपने मेरी यूनिट, अगर आपने मेरे नोट्स लिए होंगे, ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं, पेड नोट्स हैं जो अवेलेबल हैं, अभी मैं उनको बहुत ही किफ़ायती रेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं, अभी टाइम के हिसाब से आप ले सकते हैं, तो अभी भी कवर कर सकते हैं उनको, ठीक है। academyaswat@gmail.com, ठीक है, ये मेरी मेल आईडी, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने मेरे नोट से पढ़ा है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जो है इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने इकोनॉमिक जो कंसेप्ट्स हैं उसमें ये प्रोविजन सभी डिस्कस किए हैं कि इसमें क्रोनोलॉजी, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि ESI एक्ट, फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड एक्ट, फिर उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, फिर उसके बाद वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। अभी 4 एक्ट दिए हैं, उन्होंने पूछा है कि कौन सा क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है हमको लगाना है, कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑप्शन ए क्या कहता है BADC, फिर उसका बी कहता है ADBC, ऑप्शन सी कहता है DABC, उसके बाद डी कहता है DACB। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो इन सब में सबसे पहले अगर मैं बताता हूँ, अगर आपको 2 भी एक्ट याद हो गए ना उनकी तो क्रोनोलॉजी, तो उनके हिसाब से भी आप आंसर्स का सही कर पाएंगे। तो इसमें अगर मैं बात करूँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की, तो वो 1961 में आया था, 1961 में, ठीक है। उसके बाद जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो 1971 के करीब आया था, 1971 या 70s के अराउंड आया था। तो इसमें हमारे पास निकल के आ गया अभी तक सबसे पुराना एक्ट जो यही है, ठीक है। ये कौन सा है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सी में क्या करता है, सी ये कहता है, सॉरी सबसे पुराना फिर है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ये भी बहुत पुराना एक्ट है, ये इवन आई गेस ये बिफोर इंडिपेंडेंस का एक्ट है। उसके बाद है ESI एक्ट, फिर उसके बाद है ESI एक्ट है। तो इसमें सबसे पुराना जो हमारा एक्ट है वो है हमारा डी, यानी कि वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। ये इसका सबसे पुराना एक्ट है। और उसके बाद है हमारा ESI एक्ट, ये 1951 आई गेस 50s के टाइम पर आया था, 1951 के करीब ESI एक्ट। ये इन सब एक्ट को जो है आप जो क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन आता है डी। तो डी देखो कहाँ पर है, तो ये एक एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, अब 2 बचे हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है ए, ESI एक्ट, तो इसमें दोनों में ए है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बी और सी। देखो बी और सी में मैंने आपको बताया कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं, पहले बी फिर उसके बाद सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 37 का क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स इज कॉल्ड। चार्जिंग है किसका, डिफरेंट प्राइस है और charging a different price in different markets is called a price discrimination, option B second degree price discrimination, option D third degree price discrimination और option D perfect price discrimination। अब इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जब चार्ज कर रहे हैं हम, चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन अ डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड, यानी अलग मार्केट में अलग प्राइस उसका हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको एक लोकल एग्जांपल, बहुत ही लोकल एग्जांपल से याद रखने के लिए, समझने के लिए कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपके यहाँ कोई फ्राइडे मार्केट या संडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट कोई भरती है, ठीक है, कोई लोग बाजार लगाते हैं, वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर आप लोअर लो, उसको आपको मिलेगा प्राइस 200 रुपीज़ एग्जाम्पल, ठीक है। वही लोअर अगर आप एक मॉल से खरीदते हैं, ठीक है, वही आपको मिलेगा 1500 रुपीज़ का। तो इतना प्राइस में वेरिएशन आ गया, प्रोडक्ट वही है लेकिन क्या हुआ कि डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं प्राइस का डिफरेंट मार्केट के हिसाब से। वहाँ पर एक लोकल मार्केट थी तो एक स्टैंडर्ड मार्केट है, तो इसके हिसाब से अलग अलग चार्ज कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट का, तो इसके लिए भी क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 39 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड विद द रेफरेंस टू, ठीक है। ऑप्शन ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल GDP पर कैपिटा, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो एंड एडल्ट लिटरेसी रेट। ओके, ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, रियल GDP पर कैपिटा, कंबाइंड ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, एडल्ट लिटरेसी रेट। उसके बाद सी कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, GDP पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट। ऑप्शन डी क्या कहता है,
ऑप्शन डी कहता है कि जीडीपी पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें एचडीआई के लिए क्या कौन सी जरूरी है, कौन सी चीज़ें जो है कवर अप होती हैं उसमें, जो इसमें कवर होती हैं। पहला क्या है, अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ये ज़्यादा क्लोज है उसकी, सब कुछ इसी में डिफाइन हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीडीपी पर कैपिटा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसमें भी मिसिंग है और इसमें भी मिसिंग है, लेकिन इसमें भी मिसिंग है, इसमें मिसिंग नहीं है, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है, इसमें मिसिंग है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर जीडीपी पर कैपिटा और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 39 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट और टैरिफ्स, एलोकेट कोटाज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस एंड ऑप्शन सी कहता है, एक सेकेंड, ऑप्शन सी कहता है डज नॉट प्रिवेंट देयर फर्म्स फ्रॉम डंपिंग। ऑप्शन डी कहता है एनफोर्स पेटेंट राइट्स फॉर पेटेंट होल्डर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसके बारे में, किसके बारे में, हमारे WTO के बारे में। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि ये बात करता है एनफोर्स पेटेंट राइट्स फॉर पेटेंट होल्डर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्वेशन वेज मीन्स। रिजर्वेशन वेज का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है फेयर वेज एट विच worker are willing to work. Option B, subsistence wage at which an individual is willing to work. Option C, minimum wage at minimum which an individual is willing to work. Option D, maximum wage at which an individual is willing to work. Option क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखो किसकी बात करता है, रिजर्वेशन वेजेस मीन्स का मतलब होता है कि सी, आप इसको याद रखना हमेशा कि मिनिमम वेज एट विच एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क, है ना, इज विलिंग टू वर्क, उसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्वेशन वेज बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 बात करता है किसकी, वो बात करता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ डंपिंग occurs when a firm sells a product abroad at a price that is equals to what, average total cost, average variable cost, average fixed cost or none of the above। तो इसका आंसर है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट, जबकि उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ डंपिंग की क्या होती है, डंपिंग की फुल फॉर्म होती है जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट पर जो है उसको बेच देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम डंपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बात हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो 43 क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इकोनॉमिक सर्वे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू चैप्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें कौन सा इकोनॉमिक सर्वे है जिसने इंट्रोड्यूस किया था कोई चैप्टर, कौन सा चैप्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो वो कौन सा सर्वे है, आप इसको थोड़ा जो कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये जब क्लाइमेट चेंज की चीज़ें इतना फ्रिक्वेंटली इस टाइम पर तो नहीं थी, 2005 और 2008 के टाइम पर, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली 2011 और 12 में हुआ है और उसके बाद से बहुत चीज़ें इसके बारे में नए लॉज हैं, प्रोविजंस आए हैं और उसके लिए वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी इकोनॉमिक सर्वे 2011 एंड 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 असर्शन एंड रीजन। आप इसका आंसर आई होप अच्छे से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन इज असर्शन, इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑल्सो अ सप्लाई इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके सप्लाई इफेक्ट भी है। ओके, इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑल्सो अ सप्लाई इफेक्ट, असर्शन है। अब रीजन क्या है उसका, बिकॉज इट रेजेस कैपेसिटी टू द प्रोड्यूस, इट रेजेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। किस चीज़ की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसका क्या है, ये रीज़न है। ठीक है, ओके, असर्शन ये है, रीज़न ये है। वो आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए क्या कहता है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या कहता है, बी कहता है कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आई होप हमें यहीं पर देखो, ए इज़ करेक्ट बट ये भी गलत है, ए इज़ नॉट करेक्ट ये भी गलत है। ठीक है,
और ये वाला जो है ये यहाँ तक भी दोनों सही है लेकिन करेक्ट नॉट एक्सप्लेनेबली करेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी गलत है हमारा। तो आंसर क्या होगा हमारा बी होगा, क्योंकि देखो जब भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो सप्लाई को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो सप्लाई प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी। ठीक है, अब इसमें भी क्या लेगा, क्योंकि रेज करता है कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस। जब आपके पास मनी होगा, आपके पास लिक्विडिटी होगा तो आपकी वो कैपेसिटी बढ़ाएगा प्रोड्यूसिंग की। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट, और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर। अब वो कौन से साल में कानून आया था जब क्या है चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन किया गया था। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हमसे ईयर पूछा है उसका, तो इसका ईयर बताते हैं हम। इसका ऑप्शन है 1947, देखो बिल्कुल एलिमिनेट है ये तो। उसके बाद है हमारा 1952, 1986 और 1991। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बहुत ही ईजी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखो 1947 बिल्कुल नहीं है, 1952 बिल्कुल नहीं है, 1991 भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 1986। ये याद रखना कि चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट जो आया था वो 1986। ओके, याद रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काका कालेलकर वॉज एसोसिएटेड विद। जो काका के कलेलकर है उनका जो एसोसिएशन किसके साथ है, किसके साथ एसोसिएटेड है, वो शेड्यूल कास्ट कमीशन या शेड्यूल ट्राइब कमीशन या बैकवर्ड कमीशन या फिर माइनॉरिटी कमीशन, इनमें से किसके साथ है। तो आप जो है काका कलेलकर के बारे में अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी बुक में भी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ना तो एससी है ना एसटी है ना ही माइनॉरिटीज़ है, इसका है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 किसके बारे में बात करता है तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडोप्टेड इन। ह्यूमन राइट्स जो है कौन से ईयर में अडोप्ट किए गए थे, 44 नहीं, 45 नहीं, ये भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम देखें 47 के अराउंड तो हमारा यूएनओ ही बना था, तो उससे पहले तो नहीं हुआ था। उसके बाद 47 भी नहीं, फिर इसका आंसर क्या होगा 48। यूएन डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स है UNHR, ठीक है UNHIA, ठीक है HR 1948 में है। ठीक है, और एक चीज़ इससे अब याद ये भी रखना, एक थोड़ा सा भी ये थोड़ा होमवर्क कर लेना कि जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना कि ह्यूमन राइट्स के भी कुछ जनरेशन्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट राइट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, राइट्स ऑफ सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। अब जो है राइट्स भी अलग अलग चेंज हुए हैं ह्यूमन से। अब जो राइट्स हैं, अब जो ह्यूमन की जो राइट्स हैं उसमें नेट भी जुड़ गया है, इंटरनेट का एक्सेस भी जुड़ गया है, उसमें एजुकेशन जुड़ गया है और लिविंग स्टैंडर्ड जुड़ गया है, डिग्निटी जुड़ गई। लेकिन अब से पहले वो सब चीज़ इतना नहीं था, ठीक है, जितना अब फोकस इस चीज़ पर किया जा रहा है। ठीक है, राइट टू फ्री थिंकिंग, एक्सप्रेशन, ये सब क्या है राइट्स हैं ह्यूमन के। वो उससे पहले जितना वो पहले जो जनरेशन ऑफ राइट्स थे उनमें वो नहीं मेंशन नहीं था वो सब चीज़ें, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन राइट्स हैं उनमें है वो मेंशनड। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट गिव्स डायरेक्शन टू एक्शन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अब देखो सेट ऑफ गाइडलाइंस है, क्या देती हैं, डायरेक्शन देती हैं एक्शन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, उसको क्या बोलते हैं, सोशल पॉलिसी, सोशल प्लानिंग, सोशल प्रिंसिपल्स या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सबसे सीधा सिंपल वर्ड सोशल पॉलिसी, क्योंकि सोशल पॉलिसी पर बेस्ड हमारी गाइडलाइंस होती हैं, उसी के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम सोशल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 49 टॉकिंग्स अबाउट संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, वॉज लॉन्च इन कॉमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। अब किसके बर्थ एनिवर्सरी पर जो है संसद आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है श्री दीनदयाल उपाध्याय, बी श्री जयप्रकाश नारायण, या सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, या डी महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा श्री जयप्रकाश नारायण। ठीक है, श्री जयप्रकाश नारायण जी है, उनके बर्थ पर जो है हमने संसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत किया था। ठीक है, क्या याद रहेगा आपको, संसद श्री जयप्रकाश नारायण। अब क्वेश्चन नंबर 50 जो कि बात करता है किसकी, लोक अदालत की। लोक अदालत रेफर्स टू सेटलमेंट बाय डिस्प्यूटिंग पार्टीज म्यूचुअली। ओके, ऑप्शन बी ये कहता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, डिक्रीजिंग केस लोड ऑफ कोर्ट्स ऑफ स्पीडी जस्टिस, कोर्ट्स फॉर स्पीडी जस्टिस, या डी सी समरी ट्रायल, या डी पीपल डिसाइडिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम। सो इसमें लोक अदालत किसको कहा गया है, लोक अदालत का जो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो रेफर्स टू है डिक्रीजिंग द केस लोड ऑफ कोर्ट्स फॉर स्पीडी जस्टिस। ओके, तो ऑप्शन बी का इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन 51 द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू
पंचायत केम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो आप बहुत ईजी से कर पाएंगे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन है आपके सामने 91, 93, 94, 95। तो इसका देखो ना 95 है, 94 है, 91 है, इसका आंसर है बी 1993, इसका सही आंसर होगा। ठीक है 51 का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 52 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। देखो इसमें ऑप्शन ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इसका आंसर सीधा हम कर देते हैं 17, आर्टिकल 17 है 52 का ए आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन हमारा किसके बारे में पूछता है, राइट टू फ्री लीगल एड एड्स इज इंक्लूड इन, वो किसके अंदर इंक्लूड है। तो ऑप्शन अब 14 है, नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तो मतलब एलिमिनेट हो सकते हैं, इतना इजी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 नहीं, आर्टिकल 21, तो हाँ इसका आंसर क्या होगा आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 की एक बहुत लॉन्ग डेफिनेशन है, सो कभी आप तसल्ली से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, राइट टू हेल्थ भी है आपके पास। ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू वाटर, बहुत सारे राइट दिए गए हैं आपको आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, उसके बाद 54 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 की, डैश आर द फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कौन से इसमें फंडामेंटल राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अकॉर्डिंग, तो पहला राइट टू इक्वालिटी कि हाँ, राइट टू फ्रीडम हाँ, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट हाँ, ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट। अब इसमें एलिमिनेट करो और आंसर तुम्हारे हाथ में, क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। डी राइट टू डेवलपमेंट तो नहीं है, तो डी यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, आंसर ये हमारा सीधा आ गया, तो ए बी सी इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। अब वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में है, ये हमें बताना है। देखो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को सही से देखा होगा तो बहुत ईजी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो पहली बात तो ये पार्ट 3 दिखा रखा है, ये गलत है। ठीक है, ये 22, 24 नहीं है। ठीक है, ये 57 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सारे हमारे कट जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ एक, 55 का एक बचता है, जो कि बात करता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है हमारे, जिसको हम DPSP भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, DPSP। देखो आर्टिकल 1 टू लेकर 4 तक तो हमारा बताया गया इंडिया के बारे में, इंडिया की सोवरेनिटी, इंडिया की टेरिटरी, इन सब के बारे में। उसके बाद 5 टू लेकर 11 तक बताया गया है आपको सिटीजनशिप के बारे में, और उसके बाद आर्टिकल 12 टू लेकर आर्टिकल 35 तक बताया गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और फिर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बताया गया है आपको DPSP के बारे में। ठीक है, ये पूरा तरीका है, इस तरीके से डिफाइंड है उसमें, तो आप इसका आंसर जो है बहुत इजीली कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट इज 56, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन 2। अब प्रोविजन पूछा है किसका, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल कास्ट, जो पीसा के नाम से जानते हैं, एक्ट 2056 वेस्ट द लेजिस्लेटिव बोरो इन पावर इन, लेजिस्लेशन की जो पावर है वो किस में है। अब इसके ऑप्शन है आपके सामने, पंचायत समिति, ग्राम सभा, या फिर हमारा ग्राम पंचायत, या फिर उसके बाद है हमारा ग्राम पंचायत के बाद है हमारा लोकल बॉडीज़। तो अब इसके किसके पास है लेजिस्लेटिव की पावर, तो अकॉर्डिंग टू पीस एक्ट जो लेजिस्लेटिव की पावर है वो है आपकी ग्राम सभा के अंदर। ठीक है, ग्राम सभा के अंदर जो है आपकी पावर है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया डील्स विद द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी से कर पाएंगे आप इसको। ठीक है, 57 का क्वेश्चन है हमारा, तो आर्टिकल 31 to 21, ठीक है, ये बात कहता है आर्टिकल 39D और आर्टिकल 24, आर्टिकल 29D और आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 24। ठीक है, ये तो नहीं है। ठीक है, 32 तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो ऑप्शन डी गया, ऑप्शन 1 भी गया, फिर ऑप्शन 31 भी गया। ठीक है, इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात आर्टिकल 21 में बात नहीं की गई है। ठीक है, जब आर्टिकल 21 में यहाँ क्लोज हो रहा है तो यहाँ भी वो क्लोज होगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा हमारे पास आएगा आर्टिकल 39D जो DPSP में आता है, आर्टिकल 24 जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। ठीक है, ये है आपका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, मोंगोलिज्म इज अ टाइप ऑफ, मोंगोलिज्म क्या है, ये किस चीज़ का टाइप है, ये टाइप है ज्योग्राफिकल डिवीजन एट ऑफ लैंड, या फिर टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, या फिर ये बात करता है आपका टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, या फिर आगे जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर ए रिलीजियस सेक्ट।
तो इसका आंसर देखो बहुत ईजी है, वो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है ये। और काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि आप जैसे कि होता है सिंड्रोम होते हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है, पेटाओ सिंड्रोम होता है, ये सब सिंड्रोम्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और आपसे पूछ सकते हैं कि डिसीज़ है कि कोई त्यौहार है, क्या है, तो आप उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल क्वेश्चन, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी, अगर देखो आपने, मैंने कुछ वीडियो सजेस्ट की थी, अगर आपने वो देखी है ना तो आप इसको बहुत ईजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे। एरिक एरिक्सन के बारे में, एडवर्ड बंडूरा के बारे में, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, कार्ल रोजर के बारे में, कार्ल जंग के बारे में, और आपके और उसके साथ साथ आपके C.H. कुली के बारे में, पियाजे के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से अपने नोट्स में भी डिस्कस किया है। कुछ वीडियोस भी हैं जिनमें मैंने आपको समझाया उन सब के बारे में, ठीक है। अगर आपने वो सब किया तो साइकोलॉजी का पोर्शन आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर नहीं अभी तो अभी भी कवर कर लो, चाहे स्पीड उसको 2x2 पर करके देख लो, लेकिन उसको देख जरूर लो, आपको ईजी हो जाएगा बहुत, ठीक है। अब आगे इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसमें पूछा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन हैपन्स इन डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ। अब किस में होता है वो आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन किसके अंदर होता है? तो आपके ऑप्शन है अडल्टहुड, ऑप्शन सी ओरल स्टेज, ऑप्शन डी ओल्ड स्टेज, या फिर एडोलसेंस। देखो कॉमन सेंस से जाओ, एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को देखना चाह रहा है कि मैं क्या हूँ, उसको रोल कन्फ्यूजन होता है कि मेरा क्या रोल है, कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज में होता है। देखो अडल्टहुड में तो नहीं होगा क्योंकि वो सब हो चुका, ओल्ड में भी नहीं होगा, ओल्ड में क्योंकि उस टाइम तक सब कुछ हो चुका होता है, उस टाइम कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है, ना अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी ओरल स्टेज, वो इतना छोटा होता है ओरल स्टेज में, तो उसको क्या है इतना अपने बारे में जानना होगा, तो वो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो कि बिफोर अडल्टहुड है, तो वो उस स्टेज में क्या होता है, वही आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम रहता है। तो इसी तरीके से, इतना ईजी तरीके से मैंने उसमें समझाया हुआ है, आप एक बार जरूर देखें। अगर नोट्स नहीं लिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कोग्निटिव नीड्स। कोग्निटिव का मतलब, कोग्निटिव जहाँ भी वर्ड आया आप एक ध्यान रखना हमेशा, वो दिमाग से रिलेटेड बात कर रहा है, ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रहा है। नीड, कोग्निटिव नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नीड्स to develop physical ability, for symmetry, order and beauty, for security and freedom from attack, या D to know, to understand and to explore। ऑप्शन नंबर 60 का कहता है आपसे कि cognitive needs of human beings are the needs to know, cognitive जैसे needs to know, needs to understand, needs to explore। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, न्यू बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड बाय चाइल्ड थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर, एक्सप्लेन इन। किस में कहा गया? देखो न्यू बिहेवियर एक्वायर्ड किया गया है एक चाइल्ड के द्वारा, थ्रू ऑब्जर्व करा उसने, कुछ कहीं हो रहा होगा तभी तो ऑब्जर्व किया, इमिटेट किया जो कि दूसरे कर रहे थे ऐसे ही एज इट इज़ किया, तो उसको क्या है, वो सब किस चीज़ में एक्सप्लेन किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए अनकंडीशनल पॉजिटिव लर्निंग थ्योरी, या बी सोशल लर्निंग थ्योरी, बी हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, या सी साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर देखो सोशल है, क्योंकि सोशल में, सोसाइटी में हमने ऑब्जर्व किया लोगों को, फिर उसके बाद इमिटेट किया। सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम एल्बर्ट बंडूरा जो है इसके क्या है, एल्बर्ट बंडूरा ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ एक बार जरूर नोट्स को देखो और उन वीडियोज़ को देखो, आपको बहुत हेल्प होगी, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोपाउंड्स द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस दैट अडल्टहुड बिहेवियर। अब अडल्ट बिहेवियर को, प्रोपाउंड्स दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस द अडल्ट बिहेवियर। अभी किसके बारे में, कौन सी थ्योरी है? पहला पर्सन सेंटर्ड थ्योरी, बी बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, या सी साइको एनालिटिकल थ्योरी, या डी एग्जिस्टेंशियल थ्योरी। तो आप इसमें बहुत इजी से, अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा होगा, है ना, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको बहुत इजीली से कर पाएंगे, क्योंकि वही कहते हैं कि जो हमारी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं वही हमारे एडल्ट बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन सी थ्योरी है? तो वो थ्योरी यही है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइको एनालिसिस थ्योरी, जो दोनों ही दी हैं सिगमंड फ्रॉइड ने। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। क्वेश्चन आ गया, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, id is primitive instinct, ego is about reality orientation, और सुपर ईगो operates at moral consciousness। ऑप्शन ए ये कहता है, ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन बी क्या कहता है, इड अबाउट द प्लेइंग, ईगो इज अबाउट अंडरटेकिंग, सुपर ईगो इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन सी, इट इज प्रेजेंट, ईगो इज पास्ट, सुपर ईगो इज अबाउट फ्यूचर। गलत है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट। इड इज प्रिमिटिव इंस्टिक्ट, ईगो अबाउट हैबिचुअल बिहेवियर, सुपर ईगो सोशल, बिल्कुल ये भी गलत, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं अगर सही से आप समझोगे, ठीक है। देखो पहले मैं बताता हूँ इड क्या बात करता है। इड बात करता है आपका,
इड बात करता है, आपको देखो इसमें इस तरीके से डिफाइन किया गया है स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को। यहाँ सबसे ऊपर रखा गया है इड, ठीक है, उसके बाद रखा गया है ईगो, ऑप्शन के सी है स्पिरिचुअल, या फिर यहाँ पे सुपर ईगो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इड ईगो जो है एक बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उस पर हमेशा याद रखना, तो आप इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। इड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कि इसको चाहिए आराम, है ना, इसको चाहिए फन, इसको चाहिए आराम। हमेशा इड प्रिंसिपल जो हर एक इंसान के अंदर होता है, हर एक इंसान को प्लेजर चाहिए, हर एक इंसान को अच्छा महसूस करना, खुशी का काम करना, या फिर कम मेहनत करना पड़े, ये सब चाहता है हर इंसान, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इड। अभी किसी की पर्सनैलिटी में ज़्यादा होगा तो उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि वो हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल में रहेगा, तो वो रियलिस्टिक ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, उसके हो सकता है उसके वजह से उसको काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना पड़े, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी ईगो होती है, ईगो काम करती है हमारी मैच्योर होता है, ये मैच्योर स्टेज होती है। इसमें हम राइट रॉन्ग इस तरीके से डिसीजन लेते हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स पर हम ज़्यादातर बिलीव करते हैं कि किस चीज़ का क्या फैक्ट है, तर्क पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होती है, हमारी ईगो। और जो सुपर ईगो होता है वो हमारी मोरालिटी के ऊपर बात रहती है, ज़्यादातर मोरालिटी, अच्छाई करो, गुड डीड्स करो, उसका रिटर्न मिलेगा तुम्हें, ये सब चीज़ें होती हैं सुपर ईगो के अंदर, ठीक है। अगर आपने ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ लिया, अगर मेरी वीडियो देख लिया आपने पुरानी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी समझाया है, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है कि और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके से होता है किसी चाइल्ड का, ठीक है। वो सब चीज़ मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इट इज़ ए प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट। ईगो इज अबाउट रियलिटी ओरिएंटेशन, जो रियलिटी पर बेस्ड रहता है। सुपर ईगो ऑपरेट्स एट मॉरल कॉन्शियसनेस, जो मैंने आपको भी समझाया, ठीक है। तो क्वेश्चन 63 का क्या आंसर होगा, मैं नहीं बता रहा, आप खुद ही बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑप्शन अब बात करते हैं 64 का। मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रेस्ड आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ फाइनर थिंग्स, पोएट्री एंड आर्ट्स इज नोन एज मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रेस्ड आइडियाज, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फाइनर थिंग्स, पोएट्री एंड आर्ट्स इज नोन एज। आपके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए बात का सब्लिमेशन, ऑप्शन बी बात करते हैं एम्बिवेलेंस, ऑप्शन सी कैथारसिस, ऑप्शन डी फिक्सेशन। ऑप्शन डी किसके बारे में बात करता है, ऑप्शन डी बात करता है फिक्सेशन के बारे में, ठीक है। तो अब अगर आपने मेरे पढ़ा होगा क्या, मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया है टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होता है। किसी और दिन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और कॉपी मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो अब इसने अगर आपने मेरी वीडियो पढ़ी है ना, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर आपने करी होती तो आप इतनी स्पीड से इसका आंसर करते थे कि देखो फिक्सेशन नहीं है, कैथारसिस नहीं है, एम्बिवेलेंस नहीं, इसका आंसर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन ये होता है कि जब आपको कोई आइडियाज़, कोई थॉट्स, कोई ऐसा चीज़ आ रही है जो रिप्रेस्ड करा जा रहा है, लेकिन उसको आप किसी अदर फॉर्म में निकाल रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको किसी वजह से बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ से लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत नाराज़ हैं, किसी चीज़ को आप स्टक कर गए हैं, लेकिन आप उस पॉजिटिव एनर्जी को जो आप उससे बदला लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ से, उस पॉजिटिव एनर्जी को जाकर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं जाकर आप जिम में ये कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी भी बन रही है और आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आपने उस जो आपको चैनल जो है वो चेंज कर दिया, उस चैनल को चेंज करने की वजह से जो आपके अंदर से निकल रही थी चीज़ें, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, तो आपने उसका चैनल चेंज कर दिया। आपने चैनल चेंज करके क्या किया, आपने उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर लिया, आपने उसका सब्लिमेशन कर दिया। आपने जो रिप्रेशन, जो थॉट्स आपके मन में आ रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, उन्होंने आपने रिप्रेस किया और आपने उस एनर्जी का इस्तेमाल किया अपने ही फ़ायदे के लिए। अब आपको उल्टा फ़ायदा हो गया, अब जिम गए तो आपको फ़ायदा हो गया उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेशन। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, और भी काफ़ी टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म मैंने बताए हैं, एक बार उसको देख लेना प्लीज़। ऑप्शन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। द मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2, बहुत ईजी। ऑप्शन ए साइमन फ्रूड, बी एल्बर्ट बंडूरा, सी अब्राहम मैस्लो और एलिजा हेरलॉक। मान के चलो मुझे इसका नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, डी का एलिजा हेरलॉक के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे किसका पता है, मुझे पता है साइमन फ्रूड के बारे में। तो साइमन फ्रूड के मुझे पता है तो मैं इसका आंसर कर दूंगा। मुझे अब्राहम मैस्लो को पता है तो इसका देखूंगा, ऑप्शन सी का ए है, ये कन्फर्म है कि हायरार्की ऑफ नीड्स इन्होंने डिस्कस किया है अब्राहम मैस्लो। अब मैं देखूंगा सी का 1 कहाँ पर है, तो सी का 1 सिर्फ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी मुझे और पता भी नहीं थे, फिर भी मैंने इसका आंसर कर दिया। तो यही तरीका होता है एलिमिनेशन करने का और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आने का। ये फ़ायदा होता है कि आप जो है सिर्फ 1 या 2 इस ऑप्शन पता होने के साथ भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर आप करने की जरूरत नहीं है, जो है सबका आंसर ये है आपके सामने, ठीक है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 66,
इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज इवेल्युएशन। अब देखो हम इवेल्युएट करते रहते हैं ना अपने आप को और दूसरों को कंपैरिजन करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज, वो किस नाम से और जानी जाती है। पहला है सेल्फ स्टीम, दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, या डी सेल्फ सिक्योरिटी, या डी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए, सेल्फ स्टीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, जोहद इज डैश ए मानसून फेस्टिवल इन गुजरात, ट्रेडिशनल पैस्चर लैंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान, एंड एंशियंट आर्कोलॉजिकल साइट फ्रॉम हरियाणा। तो ये क्या है, जोहद क्या है, जोहद एक ये है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टर सिस्टम है जो कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, वो क्या कहता है। इन रिसेंट टाइम यानी हाल ही के दिनों में वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न रिलेटेड लीड टू अपोजिशन फॉर डेवलपिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एट, ठीक है। क्वेश्चन 1 रत्नागिरी, ऑप्शन बी जैतापुर, ऑप्शन सी करवार, ऑप्शन डी तारापुर। 68 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तारापुर, करवार, तारापुर, रत्नागिरी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन बी जैतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियो अर्थ समिट 1992 डील विद द थीम, क्या थीम है उसकी, किस थीम के साथ काम किया उसने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेंटल ट्रॉमा ड्यू टू वॉर, पॉवर्टी रिडक्शन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बहुत इजी सा आप इसके एलिमिनेट कर सकते हैं सारे आंसर क्वेश्चन ऑप्शंस, जैसे कि ये सारे ही एलिमिनेट हो गए। मेंटल ट्रॉमा नहीं है, पॉवर्टी रिडक्शन नहीं है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं है, इसका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके 69। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 की। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, बायो मैग्निफिकेंस इज ए प्रोसेस। बायो मैग्निफिकेशन जो है, बायो मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस। ऑप्शन ए where some compounds remain in ecosystem in virtually unchanged from as they are passed from one organism to another by predation. Option B, when some compounds change their properties and becomes part of the organism. Option C, magnification of compounds with one step after the other. Option D, biodegradation of environmental system in which some compounds continuously change their character. तो ऑप्शन 70 क्या कहता है, ऑप्शन 70 का जो ऑप्शन है ए, जो क्या कहता है, वेयर सम कंपाउंड रिमेन इन द इकोसिस्टम, ठीक है, एंड वर्चुअली अनचेंज फ्रॉम एज दे आर पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वो क्या बोलता है, बायो मैग्निफिकेशन बोलता है। तो इसका आंसर क्या होगा ए। और क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जेनेटिक वेरिएबिलिटी अमोंग इंडिविजुअल्स विद इन ईच स्पीसीज आर वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम कंटिन्यूस सो कॉल्ड। क्या आप अब इसका आंसर बहुत इजीली से कर पाएंगे अगर आपने इसके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। देखो उसमें क्या बोलता है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ओके, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ओके, अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विद इन ईच स्पीसीज एंड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम कंटिन्यूस सो कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन 70 कहता है सुंदरलाल बहुगुणा इज रिलेटेड टू अपीका मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर तहरी गैम। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि रिसेंटली पास्ड अवे, हमसे बहुत दूर चले गए हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनका जो रिलेटेड था वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है चिपको मूवमेंट से। अब आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 73 आता है आपके सामने, जो फिर असर्शन और रीजन की बात करता है। असर्शन क्या कहता है, लेजिस्लेटिव मेजर्स अलोन कैन नॉट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम, ठीक है। असर्शन ये है कि खाली कानून बना देने से हम क्राइम के इंसिडेंस को कम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन है असर्शन है, ओके। इसका रीज़न क्या दिया है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन डज नॉट रिक्वायर सोशल सपोर्ट। देखो रीज़न इन्होंने का ये दिया है, चलो ठीक है जो भी इन्होंने दिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। उसके बाद सी क्या कहता है हमारा, सी कहता है बोथ आर नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट एंड आर इज राइट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो इसका आंसर ना तो ये है ना ये है, इसका आंसर ना ही ये है, क्योंकि दोनों ही सही नहीं है। लेजिस्लेशन बिल्कुल सही बात है कि अकेला सिर्फ और सिर्फ अलोन कैन नॉट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम, हमें सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, बिहेवियरल चेंजेस की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं उसके बाद ले लेते हैं जैसे कि
हमारे बहुत से जगहों पर लड़कियों को पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। उनको क्या करते हैं कि जिंदा लड़कियों को छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल, कहीं कूड़ेदान में रख के आ जाते हैं या फिर कहीं क्रैच में रख के आ जाते हैं, या फिर उसको मार तक भी दिया जाता है इस तरीके। लेकिन कानून है, कानून काम कर रहा है कि ऐसा करना दंडनीय अपराध है, बट अभी भी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें सिर्फ कानून ने ही हेल्प नहीं किया, खाली इसमें सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी जाके कानून अच्छे से बन पाता है। अब देखो 1829 में सती प्रथा एक्ट आया था, सती प्रथा को प्रोहिबिशन करने के लिए एक्ट आया था, ठीक है। अब उसमें एक्ट आने के बाद 1829 कितना पुराना, लेकिन हमारे देश के अंदर 1980s 1970s तक भी सती जैसी प्रैक्टिस देखी गई है अलग अलग जगहों पर। इतने 1980s और 70s की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 1980s और 70s की, इस टाइम तक भी जो है सती प्रथा देखी गई है हमारे कंट्री के अंदर। तो उसको चेंज आने में बहुत टाइम लगा, बहुत लंबा टाइम लगा, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो इसलिए टाइम लग गया। तो सोशल सपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है रिड्यूस करने के लिए, क्या, क्राइम को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन ए बी क्या है, सही है। वो क्या कहता है, आर इज ए करेक्ट बट आर ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, द पिटिशन ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड इफ द सपोजेस हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year 2 year 3 year और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ए, यानी 1 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि इंडिया सोवरेनिटी, इंडिया सोवरेनिटी लाइज विद, इंडिया की सोवरेनिटी किसके ऊपर लाइज है, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या फिर पीपल। बहुत इजी आंसर है इसका, तो इसका आंसर है हमारा डी, पीपल, ठीक है। ऑप्शन डी, जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेक्शन, रूल ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो 76 का आंसर क्या है हमारा, प्रोसीजर्स स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। द मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स गेन ग्रेटर मोमेंटम आफ्टर, ह्यूमन राइट्स की जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स गेन ग्रेटर मोमेंटम किसके बाद हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या फिर हमारा अटलांटिक चार्टर के बाद, या फिर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के बाद, किसके बाद ज़्यादा हुआ। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन के सामने है आपके बी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है ह्यूमन राइट्स की जो है ज़्यादा मूवमेंट हुए, क्योंकि मानव अधिकार का बहुत ज़्यादा तिरस्कार हुआ था इन मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, जो कि बात करता है आर्टिकल 15 की, उसके सब क्लोज 1 की, प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड रिलीजन, रेस, कास्ट ओनली, religion, caste and sex only, religion, caste, sex, birthplace only, religion, race, caste, sex, birthplace और any of them। किन के ऊपर काम करता है, तो इसका आंसर बहुत इजी है, इन सभी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, सेक्स के ऊपर, बर्थ प्लेस के अंदर और एनी ऑफ देम के ऊपर जो है प्रोहिबिट करता है किसको, डिस्क्रिमिनेशन को, आर्टिकल 51 का सब क्लोज 1, ठीक है। अब बात करते हैं 71 क्वेश्चन की, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट या फिर नेशनल पब्लिक दोनों, या फिर डी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, नेशनल इंटरेस्ट पर भी पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। जो जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट है, सबसे पहला स्टेट लिस्ट, फिर उसके बाद सेंटर लिस्ट है पहले, फिर उसके बाद स्टेट लिस्ट है, उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, तो सबके अपने अलग अलग कानून है, अपना अपना एरिया है जहाँ पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में भी आके भी काम कर सकती है, कब कर सकती है, जब वो नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL के नाम से भी जानते हैं, रेफर्स टू मैकेनिज्म टू प्रोवाइड जस्टिस आउट ऑफ द कोर्ट, डी, ऑप्शन बी का प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, या डी, जुडिशियल एक्टिविज्म टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जुडिशियल। देखो आउट ऑफ द कोर्ट तो बिल्कुल बेतुक की बात है ना, डी भी गया, ए भी गया और डी भी गया, दो गए, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बी और सी। प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस नहीं, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना, लोक अदालत होते हैं, स्पीडी जस्टिस नहीं प्रोवाइड कराता, ये भी गया। हमारे पास क्या बचा, सी। तो इसका आंसर यही होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म इज टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी। ओके, अब बात करते हैं 81 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर
ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब किसी भी कंट्री के लिए एक इंडिकेटर होते हैं ना, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम समझते हैं कि हाँ सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें पूछे कौन सा ऐसे इंडिकेटर नहीं है, नॉट एन इंडिकेटर ऑफ अ सोशल डेवलपमेंट। पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी और डी, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ लिटिगेशन इन द कोर्ट, या डी लिटरेसी रेट। तो इसका आंसर है हमारा सी। इसका आंसर है हमारा सी, कि वो तो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो या फिर लिटरेसी रेट हो, ये सब क्या है उसके डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं। बट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ लिटिगेशन इन द कोर्ट्स ये कोई डेवलपमेंट का मेजर नहीं है, ना कि इंडिकेटर है, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है आपका 82 का असर्सन है। असर्सन क्या है कि सोशल वर्क प्रोफेशन रिकॉग्नाइज द फैमिली एज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम इन इट्स ओन राइट। ओके, असर्जन है ये, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है द फैमिली एज अ यूनिट इज वर्थी ऑफ स्टडी एंड इंटरवेंशन। अब रीजन इन्होंने ये दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। आप देखा आप क्या समझते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बी क्या बात करता है? बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, बोथ आर फॉल्स। डी, ए ट्रू आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा सा है, सिंपल सा है। इसका आंसर है हमारा बी, दोनों ही सही है और सही है। आर की जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। The family as a unit is worthy of study and intervention. Okay. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं, वो करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। कितना प्यारा क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो एम के गांधी, अगर आपने मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत ईजी लेकर पाएंगे, उनको हटा सकते हैं इससे। उसके बाद ये ठक्कर बप्पा, इनको भी नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट किसको करें? ज्योतिबा फुले, नहीं, इनका भी नहीं, सर्वेंट का इनका नहीं था। ऑप्शन बी बचता है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। 83 का आंसर क्या होगा? बी। अब 84 को देख लेते हैं। वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन ईयर। वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कब हुई थी? कौन सी ईयर में हुई थी? 94, 95, 96 यार 63। यहाँ एकदम ओड दिया है, यहाँ सारे एकदम एक साल के गैप में थे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा बी, 1995। उसके बाद होगा हमारा 1995 हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है कि इसमें आर्य समाज किसने खोला, किसने स्थापना की? ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की और सत्यशोधक समाज की। बहुत इजी क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है आर्य समाज किसने की, ब्रह्म समाज, नॉट ए करेक्ट मैचिंग। इसमें करेक्ट मैचिंग पूछा है कि करेक्ट मैचिंग इसमें कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आर्य समाज का क्या दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती, तो बिल्कुल सही है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, बिल्कुल ये भी सही है। प्रार्थना समाज रामाबाई राणा दे, नहीं, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा नॉट करेक्ट मैचिंग, ठीक है। ऑप्शन, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है कि एम के गांधी मैच द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ गिवन द नेम लिस्ट 1, लिस्ट 2 गिवन द लिस्ट। ओके। अब इसमें पूछा एम के गांधी बचपन बचाओ आंदोलन। अब बचपन बचाओ आंदोलन सबको पता है कैलाश सत्यार्थी, तो डी का 1 हो गया। उसके बाद एम के गांधी का भूदान, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एम के गांधी जी का हो गया। उसके बाद विनोबा भावे का भूदान मूवमेंट चला था। विनोबा भावे का बहुत बड़ा मूवमेंट है ये भूदान मूवमेंट। इन्होंने इसमें जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास जाते थे और कहते थे कि अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो मुझे अपना तीसरा कंसिडर करिए और मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। इस तरीके से इन्होंने लोगों से ज़मीन इकट्ठा की हैं अपने नाम पर। उसके बाद उन्होंने जो इतने भी मार्जिनलाइज्ड लोग थे, जो भी मोस्टली शेड्यूल कास्ट, सोशल ट्राइब फिर और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, उनको उस ज़मीन को जो है उन सभी में बांट दिया करते थे, ठीक है। ये इस तरीके का क्या था? भूदान मूवमेंट था। भू का मतलब ज़मीन, दान का मतलब दान है ना, तो उसको क्या भूदान मूवमेंट, ठीक है। तो विनोबा भावे, अन्ना हजारे, राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट। तो इसका आंसर आप जो है अब इजीली कर पाएंगे, मैंने सभी आपको सामने बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कहते हैं गांधी जी वॉज एसोसिएटेड विद। अब गांधी जी किसके साथ एसोसिएटेड थे? पहला ट्रस्टीशिप, ओके। दूसरा नॉन वायलेंस, तीसरा इंपीरियलिज्म, या डी ट्रुथ। अब इसमें ऑप्शन दे दिए गए हैं आपके सामने, तो आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं सारे। तो इसके सामने आप बस इसमें थर्ड एलिमिनेट करो, आंसर मिल जाएगा आपको। देखो इसमें थर्ड है, काट दो, इसमें थर्ड है, हटा दो, इसमें ट्रूथ नहीं है, इसको हटा दो, यह होगा आपका आंसर 1
2 और 4, ठीक है, इतना ईजी होता है। सेकंड इज जेंडर इज़ अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ा पहले आपको बताया, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो इसका आंसर बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो इसका आंसर है हमारा सी, सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर इन विच ईयर। अब उसमें पूछा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है अडॉप्टेड की गई थी, नेशनल पॉलिसी किस साल में अडॉप्ट की गई थी। आपके ऑप्शन 2004, 6, 8 एंड 10। तो आपके सामने सभी ऑप्शन है, तो इसका आंसर बहुत इजी से कर पाएंगे आप। इसका आंसर देखो 2006 है, PWD नेशनल पॉलिसी 2006। ओके, इसका एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है, उस पर हम कभी और बात करेंगे, क्या क्या प्रोविज़न है, क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्या नया आया है। 2016 में भी एक नया अमेंडमेंट हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो उसमें भी आपको किसी दिन अच्छे से बताऊंगा क्या क्या उसमें नए अमेंडमेंट आए हैं, क्या क्या इनको राइट्स बढ़े हैं, ठीक है, क्या क्या राइट्स मिले हैं, या कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ और बढ़ गई हैं। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि जो पहला जो एक्ट था उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ को काउंट किया जाता था सिर्फ, लेकिन अभी जो न्यू एक्ट आया है उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को जो है हमने काउंट किया है, और उसमें कहा कि अगर ये किसी में पाई जाती हैं तो वो क्या होगी, वो डिसेबल पर्सन माना जाएगा। अब 21 है उसका नंबर, ठीक है, 21। और साथ ही इसमें एक और बता दूं, इसमें जैसे कि एसिड विक्टिम को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और पूरा डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे इस एक्ट के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें 3% रिजर्वेशन था पहले किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट फंडेड हैं या गवर्नमेंट के हैं, और लेकिन अब वो कितना कर दिया गया है, 4% रिजर्वेशन उसका कर दिया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच मेक्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स चैनलाइजिंग सोशल सर्विस टू नीडी पीपल। अब इसमें विच ऑफ द अप्रोच पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ शिफ्ट किया करती है चैनलाइजिंग सोशल सर्विस टू नीडी पीपल। फर्स्ट इज बेसिक नीड अप्रोच, सी, बी यूनिफाइड अप्रोच, ऑप्शन सी इगैलिटेरियन अप्रोच, या डी होलिस्टिक अप्रोच। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बहुत ही बेसिक नीड्स अप्रोच। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, इफ अ सिटीजन हैज़ टू डायल हेल्पलाइन फॉर असिस्टेंट अ चाइल्ड इन डिफिकल्टी सर्कमटेंसेज इन इंडिया, ही शी हैज़ टू डायल। अब इनसे आपसे इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर बताइए हमें। तो आपके अंदर सामने ऑप्शन है, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज था उसको जब आप कवर पेज है उसके बैक साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस पोर्शन पर आपको लिखा हुआ मिलेगा वो नंबर, ठीक है। वो क्या नंबर है, वो नंबर है आपका 1098, ठीक है। 1098 की क्या है, 1098 है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ओके, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, वो कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिफॉर्म इज। अब सोशल रिफॉर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला टू हेल्प अ माइनॉरिटी ग्रुप, ओके, ऑप्शन बी टू असिस्ट द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ओके, ऑप्शन सी टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, या डी नन ऑफ दिस। तो इसमें सबको कवर कर रहा है, देखो माइनॉरिटी ग्रुप को भी कवर कर लेगा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी कवर कर लेगा, क्या कर लेगा, सोशल चेंज। तो इट्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, ओके, सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट। सबसे पहला सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर। अब जैसे पता है आपको इसमें कौन से सेक्टर्स को कहा जाता है, तो इसमें से आपको कहा जाता है थर्ड सेक्टर। क्या कौन सा सेक्टर कहा जाता है, थर्ड सेक्टर कहा जाता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को। आगे बढ़ते हैं, येलो रेवोल्यूशन इज। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, येलो रेवोल्यूशन इज। येलो रेवोल्यूशन मतलब क्या, येलो रेवोल्यूशन का मतलब है ए ट्राइबल कस्टम ऑफ नॉर्दर्न स्टेट, या ऑप्शन बी सिंबल ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन अडॉप्टेड बाय द अपोजिशन पार्टीज, ओके, ऑप्शन सी द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑप्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स, है ना, ऑयल सीड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज द ऑयल स्पीड प्रोडक्शन, ऑप्शन डी रेवोल्यूशन ब्रिंग चेंज इन द थर्ड माइंड मैसेज। ये तो है ही नहीं, देखो ऑप्शन बी गया, ये भी गया। येलो, आपने सरसों का तेल देखा हो घर में, मान के चलो वो येलो कलर का है, तो वो येलो कलर का है तो इसलिए क्या है, येलो रेवोल्यूशन है। तो ऑयल सीड्स टेक्नोलॉजी इंक्रीज द ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑप्शन 94 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 आस्क वर्मी कंपोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज मेनली डन बाय। वर्मी कंपोजिशन, फंगी, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, या फिर वर्म्स और बैक्टीरिया। तो आपके ऑप्शन ए बी सी डी। देखो फंगी तो नहीं है, वर्मी कंपोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज मेनली नॉट डन बाय फंगी, नॉट डन बाय इंसेक्ट्स, नॉट डन बाय बैक्टीरिया, इट्स डन बाय वर्म्स।
ओके, ऑप्शन 96 का क्या, क्वेश्चन नंबर 96, द टर्म सर्वोदया, सर्वोदया मतलब क्या होता है? सर्वोदया मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, वेलफेयर ऑफ क्लाइंट। तो इसका आंसर बिल्कुल है सर्व, यानी किसी को सर्व करना, वो दया यानी कि सब, सर्वोदया यानी कि सभी को जो है कवर करना, ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी का इसमें विकास करना, इसको क्या बोलते हैं? सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो पूछता है 189 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन ईयर। आप देखो बहुत ईजी है, अगर आपको SDG पता है ना, SD और G जो आपको पता है 2015 टू कितना तक है, 30 तक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, बहुत ईजी है। अब उन्होंने पूछा है कब शुरुआत हुई थी, इसमें एक्सेप्ट कब किया गया था, 2001 2 3 4 और 2 नहीं 4, आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है 2000, क्योंकि 2000 से लेकर 2015 तक क्या रहा, MDG और MDG उसके बाद रहा हमारा SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, वर्ल्ड सोशल वर्क डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए अगर आप सोशल वर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ जून। वर्ल्ड सोशल वर्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट ट्यूसडे, जो भी पहला ट्यूसडे होगा उसका पहला ट्यूसडे होगा, नहीं सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, फर्स्ट जून नहीं है, फर्स्ट जून नहीं है, तो अभी हमने सेलिब्रेट किया था कुछ टाइम पहले ही, फर्स्ट जून नहीं, ये थर्ड ट्यूसडे ऑफ मार्च है, जिसका आंसर है सी, थर्ड ट्यूसडे ऑफ मार्च। यानी कि एक तो दिन याद रखना ट्यूसडे होता है, ना कि वेडनेसडे, ना फ्राइडे, ना मंडे, ना संडे, ये क्या होता है, ट्यूसडे होता है। कौन सा ट्यूसडे होता है? थर्ड ट्यूसडे। देखो टी से थर्सडे, टी से थर्ड और टी से ट्यूसडे, इससे आप इन दोनों को याद रखना कि थर्ड ट्यूसडे ऑफ मार्च को होता है TTM, मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड सोशल वर्क डे। और इस बार की थीम भी आप एक बार उसको देख के जाना कि इस बार की थीम क्या रही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 98 की, आपको बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही रिसेंटली क्वेश्चन है। ड्यू टू कोविड-19 विच हेल्थ एक्ट गॉट अमेंडमेंट इन 2020। अब कोविड-19 की वजह से हेल्थ एक्ट जो है कौन सा बदला गया था, कौन से एक्ट में जो है बदलाव किए गए थे? सबसे पहला है एपिडेमिक एक्ट 1897, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इन 2017, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, पब्लिक हेल्थ एक्ट 1872। देखो एपिडेमिक था, एपिडेमिक क्या पेंडेमिक बन गया, एपिडेमिक तो छोटा होता है लेकिन पेंडेमिक बहुत बड़ा टर्म है, तो पेंडेमिक हो गया, तो पेंडेमिक एक्ट में क्या गया था, चेंज किया गया था। तो 2020 में इसको बोलते हैं एपिडेमिक एक्ट 1897 में क्या किया गया था, चेंज किया गया था। अब देखते हैं 100 क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन मार्च 2020 ओके द नेशनल लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ एपिडेमिक एक्ट 1897 या एपिडेमिक कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 2020, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, द पब्लिक हेल्थ एक्ट 1872। अगर आपने DM एक्ट यानी कि डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पढ़ा है, अगर आपने उस टाइम पर न्यूज़ को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने DM एक्ट लगाया था, है ना, DM एक्ट लगाया था, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया था, जिससे कि सारी कंट्रोल, सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले गए थे। तो फिर उन्होंने ही इसी एक्ट के थ्रू काम किया था और जो है मार्च में लॉकडाउन लगाया था, नेशनल लॉकडाउन लगाया था। किस एक्ट के थ्रू? नेशनल डिसास्टर या डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, हमने 75 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं पार्ट बी के। ठीक है, पार्ट बी के आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। और एक तरीका और है पढ़ने का, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये हमारे सामने 100 क्वेश्चन आया है ना, तो इसमें एपिडेमिक एक्ट आ गया तो इसको भी थोड़ा पढ़ लो, एपिडेमिक कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट 2020 इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट इसको पढ़ सकते हैं, पब्लिक हेल्थ एक्ट थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं, ऑप्शन के बारे में भी जान लेंगे। अगली बार ये थीम पर यहाँ हो, अगर क्वेश्चन यहाँ आ जाए तो हम इसको आंसर कर सकें अच्छे से। ठीक है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बोल दिया है कि आप मेरे मेल आईडी है अकेडमिया स्वेट अकेडमी, में लिंक भी दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू जो है मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। सो थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए, बाय बाय।